सो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था दैट विद इन 1 वीक यू विल गेट अ वीडियो ऑन 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। सो हेयर आई एम विद अ वीडियो। बट इस वीडियो के अंदर आपको इंडियन राइटर्स नहीं देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि उसको हम अलग से कवर करेंगे यूनिट 6 के अंदर, दैट इज़ स्पेशली डेडिकेटेड टू इंडियन लिटरेचर। ओके, माय नेम इज़ एकता मुक्कल, आप देख रहे हैं लिटरेचर बाय लॉजिक। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले वी हैव टी.एस. इलियट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने जो पोम्स लिखी है, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफर्क एंड द वेस्टलैंड। जो भी आपको यहाँ पे वर्क्स डिफरेंट कलर में दिखेंगे अपार्ट फ्रॉम वाइट, दैट मीन्स दे आर इम्पॉर्टेंट। अगर वो येलो है तो वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, आपको वो डेफिनेटली इन डेप्थ कवर करने हैं, अच्छे से उनको पढ़ना है। अगर वो पोम है तो उनकी स्टार्टिंग लाइन्स, लास्ट लाइन्स आपको पता होनी चाहिए। अगर वो कोई नॉवल है या फिर कोई प्ले है या फिर कोई ड्रामा है तो भी आपको उनकी लाइन्स पता होनी चाहिए, उनके कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, उनकी स्टोरी पता होनी चाहिए। तो आप उनकी समरी अच्छे से पढ़ के जाना। जो भी आपको वर्क स्पेशली येलो में यहाँ पे दिखेगा, तो जो वर्क आपको थोड़े से पिंकिश कलर में दिख रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको थोड़ा उसके बारे में पता चलना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी की ज़रूरत एज सच नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ना उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, एंड आएंगे भी तो ज़्यादातर वो इस तरह से पूछ लेंगे कि ये कब आया। ओके, एंड इसकी आपको क्रोनोलॉजी ज़रूर करनी है। क्रोनोलॉजी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जितने भी यहाँ पे राइटर्स दिए ना, सब की आपको क्रोनोलॉजी करनी है। ये सारे वर्क्स ऑलरेडी मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिए हैं। ओके, तो आप अभी पेन और पेपर लेकर बैठना, अपने नोट्स बनाते रहना जितने भी राइटर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड क्योंकि ये वीडियो 50 राइटर्स के बारे में होने वाली है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी राइटर इन अ लॉट ऑफ डिटेल। ओके, तो हम सिर्फ और सिर्फ उनके वर्क्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्क्स की लिस्ट बनाएंगे, एंड फिर सेपरेट मैं हर एक राइटर पे फ्यूचर में वीडियो लाऊंगी जिसमें हम इनकी डिटेल डिस्कशन करेंगे, इनकी बायोग्राफी और इनके वर्क्स के बारे में। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टी.एस. इलियट है, और उनके जो मेजर वर्क है वो है वेस्टलैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफर्क, and Murder in the Cathedral is his play, and The Family Union is also a play but not very significant. Okay, and he has won Nobel Prize in Literature in 1948. जितने भी आपको ये डेट्स है ना वो मार्क करके चलने हैं कि इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला। ओके, एंड कौन से इन्होंने प्लेज लिखे जो इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस के, उनकी डेट्स क्या है, ये आपको 100% पता होना चाहिए। प्लस वन मोर थिंग यू नीड टू नोट डाउन हियर इज़ इनकी बर्थ ईयर, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप सेट करो कौन सा राइटर कब पैदा हुआ है। ओके, कौन सा राइटर पहले पैदा हुआ है, कौन सा बाद में, इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें हर राइटर के बारे में पता करनी है। ओके, मैं ये बार बार नहीं रिपीट करूँगी, ताकि आप अभी से ही जब नोट्स बनाओ तो ये हर राइटर के बारे में ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप लिखते चलो, उनका बर्थ ईयर, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, उनके इंपॉर्टेंट डेट्स के वर्क, एंड उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को तो आपको डिटेल में प्रिपेयर करना है ही। ओके, सो नेक्स्ट वन वी हैव इज़ चार्ल्स डिकेंस। इन्होंने ज़्यादातर सिर्फ नॉवेल्स ही लिखी है, एंड इनके इंपॉर्टेंट नॉवेल्स है ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, पिकविक पेपर्स, एंड हार्ड टाइम्स, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, एंड इन्होंने एक नोवेला भी लिखी है, अ क्रिसमस कैरोल। ओके, मेक श्योर आप जो येलो में वर्क्स दिए हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ो। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वर्जीनिया वुल्फ। इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं मिसेस डेलोवे, टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो इज़ हर बायोग्राफी, जिसमें से भी क्वेश्चंस देखे गए हैं बट कम, अ रूम ऑफ वंस ओन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल ही जाता है कि ये किसने लिखा है, इसकी थीम क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एंड इट इज़ एन ऐसे। ओके, तो आप ऊपर हेडिंग में देख सकते हो कि कौन सा वर्क ऐसे है, नॉवल है या पोम है, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये भी पूछ लेंगे आपको कि ये जो वर्क है इसकी थीम क्या है, या फिर किस तरह के टाइप की पोम है ये। ओके, ये सारी आपको चीज़ें पता करनी है। सो नेक्स्ट वन वी हैव इज़ विलियम शेक्सपियर, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, एंड इनके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे, एंड इनके ऑलमोस्ट सभी वर्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सारे वर्क्स के ना कैरेक्टर्स तो बहुत अच्छे से करने हैं, एंड स्टोरी ऑल्सो, फिर इनके थीम्स। ओके, मैं बार बार ये इस पूरी वीडियो में रिपीट नहीं करूँगी, जो मैं अभी बता रही हूँ तो आपको ये हर एक राइटर पे अप्लाई करना है, राइट। तो इनके वर्क्स, इंपॉर्टेंट वर्क्स हम डिस्कस कर लेते हैं। रोमियो एंड जूलियट,
Julius Caesar, Hamlet, Othello, Macbeth, Antony and Cleopatra, King Lear, and next one we have is A Midsummer's Night's Dream, which are comedies. Much Ado About Nothing, The Merchant of Venice, and The Comedy of Errors. Okay, so next one is अगेन विलियम शेक्सपियर की लिस्ट को कंटिन्यू करते हुए वी हैव द टेम्पेस्ट ऑल्सो. इनकी हिस्ट्रीज़ पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एग्ज़ाम में इतना नहीं पूछा जाता है. जो इनके मेजर वर्क्स हैं सिर्फ वही पूछे जाते हैं. ओके, नेक्स्ट वन वी हैव इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ. अगेन हमारे जो रोमांटिक ये पोएट है, इनके भी बहुत सारे वर्क्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं. इनमें मेनली जो 2 वर्क्स है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो टिंटन एबी एंड द डैफोडिल्स. ओके, एंड जो लिरिकल बैलाड्स है वो कब लिखी गई, किसके साथ लिखी होगी, इसके अंदर कौन सी पोम्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी, कौन सी पोम्स एस.टी. कॉलरिज ने लिखी, इस तरह के आपसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट वन हमारे एस.टी. कॉलरिज ही है जिन्होंने साथ में मिलकर, किसके साथ में मिलकर, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ में मिलकर लिरिकल बैलाड्स लिखा था 1798 में, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था. ओके, इनकी जो पोम्स लिरिकल बैलाड्स के अंदर थी, दे आर द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, क्रिस्टाबेल, कुबला खान एंड बायोग्राफिया लिटरेरिया. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट. ओके, ये सारी आपको प्रिपेयर करनी है. नेक्स्ट वन इज़ P.B. Shelley, again our late generation of romantic poet. Okay, and his work is Queen Mab, Ozymandias, Ode to the West Wind, very important, Prometheus Unbound, Adonais, and The Triumph of Life. इनके बाद आ जाते हैं जेन ऑस्टिन. जेन ऑस्टिन ने 6 नॉवेल्स लिखी है एंड वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इनकी जो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं सेमिनल वर्क है, इट इज़ प्राइड एंड प्रेजुडिस. उसके अलावा सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैन्सफील्ड पार्क, एमा, नॉर्थएंगर एबे, इनमें से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. बट परसुएशन से इतने ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेंगे, तो उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है. बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर 100% आप करके जाना, क्योंकि इन 50 राइटर्स में से किसी की भी क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है. ऑलरेडी पूछ चुके हैं, फ्यूचर में किसी और की भी पूछी जा सकती है. नेक्स्ट वन इज़ जॉर्ज एलियट. आपको पता है जॉर्ज एलियट इज़ एक्चुअली अ फीमेल राइटर. ओके, इन्होंने अपना पेन नेम जॉर्ज एलियट रखा था क्योंकि उस टाइम पे ना फीमेल राइटर्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती थी. तो कमेंट करके मुझे बताइए कि इनका एक्चुअल नेम क्या है. Okay, so her important works are The Mill on the Floss and Middlemarch, extremely important. Adam Bede आप थोड़ा सा इसको कवर कर सकते हैं, not in huge detail. Next one we have is Alfred Lord Tennyson, and his important works are In Memoriam, A.H.H. and Idylls of the King. So next one is Robert Browning, and he was also a poet in Victorian time, Victorian age. So his important works are dramatic lyrics, जिसके अंदर he has written the poems like My Last Duchess, Porphyria's Lovers, and The Ring and the Book. ओके, ये जितने भी वर्क्स के मैं नाम ले रही हूँ या फिर जो मेंशन है यहाँ पे सामने आपके, वो सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन वी हैव इज़ W.B. Yeats. ओके, एंड इनमें से, इस पूरी लिस्ट में से जिसने भी नोबेल प्राइज़ जीता है या पुलिट्ज़र प्राइज़ जीता है या बुकर प्राइज़ जीता है ना, आपको वो डेट्स भी याद करनी है. ओके, एंड वो अगर किसी स्पेशल वर्क के लिए मिला है तो वो कौन सा वर्क है, वो वर्क कब लिखा गया था, ये सारी आपको डिटेल्स आप नोट डाउन करके रखोगे तो याद रहेगी लॉन्ग टाइम तक, एंड उसको रिवाइज करते चलना है. ओके, सो विलियम बटलर ईट्स के जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स है, दे आर द वाइल्ड स्वेंस एट कूल, द सेकेंड कमिंग, द टावर, एंड इस द टावर के अंदर इन्होंने लिखा था सेलिंग टू बाइजेंटियन. Okay, and he has also won Nobel Prize in Literature in 1923. Next one is Oscar Wilde, and his 2 very important works are The Picture of Dorian Gray, The Importance of Being Earnest. Okay, next one is James Joyce, and his important work is A Portrait of the Artist as a Young Man and Ulysses. ओके, ये जो 2 येलो में है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पिंक कलर वाले को आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कि उसके आसपास थोड़ी सी डिटेल आपने पढ़ ली, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना क्योंकि इतना सब कुछ हमें पढ़ना है एंड हमारे पास सिर्फ 2 महीने रह गए, अब उससे भी थोड़ा सा कम टाइम बचा है. तो ये माइनर वर्क्स को भी अब आप डिटेल में पढ़ने जाओगे ना तो आपके दिमाग में एक तो कुछ रहेगा नहीं, सब कुछ आप भूल जाओगे. प्लस
जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है उसको ही आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ लोगे ना तो वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेंगे, ओके, एंड उसे आप भूलना नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ जॉर्ज ऑरवेल। देखो जॉर्ज ऑरवेल ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है एंड ही इज़ वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट टू, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो हमारे वर्ल्ड को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से ये सोचते थे कि किसी इंसान को कैसे फूल बनाया जाता है उसे पता ही नहीं चलता कि उसको ऊपर किस तरह से वो कोई दूसरा इंसान आके जो है राज करने लग जाता है। तो हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर एनिमल फार्म 1984 एंड शूटिंग एन एलिफेंट। ओके, ये जो दो वर्क्स लिखे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट अप वी हैव इज सैमुअल बकेट। सैमुअल बकेट की वेटिंग फॉर गॉडॉट प्ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इनफैक्ट इसके अंदर के जो कैरेक्टर्स के डायलॉग्स है ना वो भी क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, आप ज़रूर पढ़ना कि एक्चुअली इस प्ले में होता क्या है एंड क्या इस प्ले का कोई मीनिंग भी निकलता है। सो इट इज़ अ प्ले रिलेटेड टू एब्सर्डिज्म, ओके, एंड ही हैज़ ऑल्सो वन नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1969. Okay, next one is Harold Pinter, who has again also won Nobel Prize in Literature in 2005 and he has also written plays which are related to absurdism. तो इनके जो important plays है that is The Birthday Party, The Homecoming and the Caretaker, they are very important. You have to prepare them in detail. Okay, next one is D.H. Lawrence and इनके important novels है Sons and Lovers, The Rainbow, Woman in Love, Lady Chatterley's Lover. Okay, next up we have is Alice Walker. She is very important writer. She has won Pulitzer Prize for Fiction. Okay, and किस वर्क के लिए इनको ये प्राइज़ मिला है? The Color Purple. Next is मार्गरेट आटवुड, कैनेडियन राइटर, शी इज़ अ कैनेडियन राइटर। आजकल ना ये भी पूछा जा रहा है कि कौन सा राइटर किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो जब आप इन राइटर्स को कवर करोगे ना, इनकी बायोग्राफी में इनकी कंट्री, इनका स्टाइल ऑफ राइटिंग, ये क्या चीज़ लिखते हैं, इनकी थीम्स मेनली कैसी होती है, अगर आप इस तरह की नॉलेज को भी अगर आप ले लोगे ना तो उससे भी आपके आंसर्स बहुत ज़्यादा ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज यू विल ऑलरेडी नो कि ये जो राइटर है इस थीम्स के वर्क्स को ज़्यादा लिखता है। तो ये उसी को ही आप जब अगर क्वेश्चन में थोड़ी सी भी डिटेल उससे रिलेटेड दी है ना तो आपको पता चल जाएगा कि ओके दे आर काइंड ऑफ हिंट्स कि ओके इस राइटर की इस तरह की थीम होती है, तो ये इसका सही आंसर हो सकता है। तो मार्गरेट आटवुड ने देखो 3 बार बुकर प्राइज़ जीता है एंड द वर्क्स आर द हैंडमेड्स टेल, द ब्लाइंड असैसिन एंड द टेस्टामेंट। शी हैज़ वन दिस प्राइज़ इन 2019 एंड शी इज़ स्टिल अलाइव। देखो जिसमें भी आपको ऊपर ईयर सिर्फ एक दिख रहा है ना, दैट मीन्स दैट इज़ देयर बर्थ ईयर एंड दे आर स्टिल अलाइव। ओके, नेक्स्ट इज़ अलेक्जेंडर पोप, वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, हमारे न्यू क्लासिकल राइटर है ये एंड ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हीरोइक कपलेट्स। ठीक है, तो इनकी जो पोम्स है द रेप ऑफ द लॉक and the Dunciad, super duper important. Okay, and an essay on criticism, आप थोड़ा सा इसको पढ़ के जा सकते हैं if you have the time. नेक्स्ट इज जॉनथन स्विफ्ट। इनका जो वर्क गुलिवर्स ट्रैवल है इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 4 प्लेसेस का ये डिस्क्राइब करते हैं, 4 स्टोरीज होती है, ओके, एंड उन प्लेसेस का नाम पूछ लेते हैं, उन प्लेसेस में एक्चुअली लोग किस तरह के रहते हैं उसके बारे में पूछ लेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जब आप नोट्स बनाएंगे तो इसकी समरी में एक एक चीज़ डिटेल में लिखना ताकि आप कभी भी भूलो ना। Okay, and इनकी poem A Modest Proposal, The Battle of the Books, they are also very important, and satirical works The Drapier's Letters, A Tale of a Hub, इनकी chronology ज़रूर करके जाना। Okay, next one is जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की हमारी पैराडाइज लॉस्ट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर की डिटेल्स भी आपसे पूछ ली जाती है, जितने भी पार्ट्स है और हर पार्ट में क्या चीज़ शो की गई है ये पूछ लेंगे। ओके, सो लाइसिडस एंड एरोपेजिटिका, इनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है कि एक्चुअली ये किस चीज़ के बारे में लिखा गया। ओके, दैट विल बी इनफ। एंड जितनी भी पोम्स है ना अगर वो इम्पॉर्टेंट मार्क की गई है या फिर स्लाइटली इम्पॉर्टेंट भी मार्क की गई है तो उनकी भी आपको स्टार्टिंग लाइन एंड लास्ट की लाइंस ज़रूर आप पढ़ लेना, थीम थोड़ी सी पढ़ लेना। नेक्स्ट इज जॉन डन, अब मेटाफिजिकल राइटर, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली मेटाफिजिकल राइटर्स की जब आप बात करोगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम इन्हीं का ही आता है, इनके बाद ही एंड्रयू मार्वल और जॉर्ज हर्बर्ट का नाम होगा, बट उनसे आपको क्वेश्चंस कम देखने को मिलेंगे। जॉन डन के क्वेश्चंस आज
भी रिलेवेंट है एंड दे डू कम इन द क्वेश्चंस, दे डू कम इन द पेपर्स। ओके, सो इनकी द फ्ली, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, डेथ बी नॉट फाउंड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क्स है। और ये किस तरह से कंसीट का यूज़ करते हैं इसके बारे में ज़रूर पढ़ना। ओके, नेक्स्ट इज़ जॉफ्री चॉसर, आवर फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आप इनको बिल्कुल भी जो है स्किप नहीं कर सकते। देखो इनका बर्थ ईयर नहीं मालूम था तो वो दिया नहीं है मैंने यहाँ पे, क्योंकि एज सच वो कंफर्म नहीं है। गूगल पे मैंने काफ़ी सर्च किया था तो बट इनका he died in 1400 and his magnum opus is the Canterbury Tales, जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं। ओके, इनके इसके अंदर के जो कैरेक्टर्स है ना उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ ली जाएंगी। तो ये कैंटरबरी टेल्स को तो आप बहुत 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 ज़्यादा डिटेल में पूछना, याद रखना, क्योंकि ये आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जो भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है, चाहे वो पीजीटी, टीजीटी या फिर केवीएस, एनवीएस, कहीं का भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, इनके बारे में पूछ लेते हैं। ओके, ही इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट वन वी हैव इज़ W.H. Auden। इन्होंने भी पुलित्ज़र प्राइज़ जीता है 1948 में फॉर हिज वर्क द एज ऑफ एंजाइटी, बट ही इज़ ऑल्सो नॉन फॉर हिज वर्क इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats। ओके, इनके एक्चुअली क्वेश्चंस, इनके जो क्वेश्चंस है ना ये कैसे अपीयर होंगे, ऑप्शंस में अपीयर हो जाएंगे ज़्यादातर। तो ऑप्शंस में आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होगे कि यार मुझे इनके वर्क्स 100% पता है तो ये इन्होंने नहीं लिखा है, या फिर ये इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल भी ये कंफ्यूज करने के लिए इनका नाम ज़्यादातर चीज़ों में डाल देते हैं, इन्होंने ज़्यादा कुछ ऐसा किया नहीं है। बट क्योंकि ये क्वेश्चंस इनका नाम ज़्यादातर एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड हिज नेम इन दिस लिस्ट। Okay, so next is William Blake and he is again very important writer। Songs of Innocence and Experiences इन्होंने लिखा है। आपको इनके अंदर ये देखो कलेक्शन ऑफ पोम्स है, तो इनके अंदर कौन कौन सी पोम्स आती है उन सभी का नाम पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द टाइगर इन्होंने जो लिखी है, इसकी आपको पूरी की पूरी वर्ड बाय वर्ड आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर है क्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। नेक्स्ट इज थॉमस हार्डी। इनके 2 वर्क बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में, टेस्ट ऑफ द डबरविल्स एंड जूड द ऑब्सकोर। इन 2 वर्क्स को आप छोड़ के नहीं जा सकते अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो। नेक्स्ट इज सलमान रश्दी। देखो ये जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, अगर इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है तो यू नो हाउ मच सिग्निफिकेंस ही कैरीज एंड इन रियल लाइफ ऑल्सो। एंड सैतानिक वर्सेस जो इनका वर्क है, इसकी वजह से इनके ऊपर फतवा भी जारी कर दिया था, आप लोगों को पता होगी ये बात। हिज वर्क मिडनाइट चिल्ड्रन, इट इज़ अ मैजिक रियलिज्म। ओके, मैजिक रियलिज्म के ऊपर ये बुक लिखी गई है एंड इसी के लिए ही वॉन बुकर प्राइज। ओके, यू कांट लीव दिस राइटर। कभी कभी ना हमें उन राइटर्स के बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि उनका बैकग्राउंड हमें पता चल जाए और उस टाइम की थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिल जाए, एंड उससे जब रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट टू आंसर। ओके, नेक्स्ट इज चिनुआ अचेबे and his work Things Fall Apart is extremely important। he is our African writer। देखो इनके साथ ही ना देर इज़ अनदर राइटर, हिज नेम इज़ समथिंग लाइक नेग्यूगी वा समथिंग लाइक दिस। आई एम नॉट एबल टू इवन प्रोनाउंस दैट पर्सनस नेम। दे आर ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। या तो वो चिनुआ अचेबे के बारे में पूछ लेंगे या इनके नेग्यूगी के बारे में पूछ लेंगे। ओके, एंड ऐसे ही जापान के भी एक राइटर है इशिका काजुराओ, समथिंग लाइक दिस। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द नेम, बट ये नाम भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में देखा जाता है। बट मैंने इन दोनों को इसमें इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि ये ना ज़्यादातर या तो सिर्फ ऑप्शंस में पूछ लेंगे, आपको मेन जो क्वेश्चन पूरा फ्रेम होगा वो इन लोगों के ऊपर कम होता है। ओके, एंड इस लिस्ट में मैंने ज़्यादा वही राइटर्स ऐड करे जो आपको मेन क्वेश्चंस में दिख जाएंगे कि भाई इस राइटर का ये वर्क क्या कहता है, या इस कैरेक्टर का ये कैरेक्टर कैसा है, या इस कैरेक्टर का नाम बताओ। इस तरह के क्वेश्चंस आपको इन राइटर्स में से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि इन राइटर्स के अलावा आपसे कोई और राइटर नहीं पूछा जाएगा। देयर कैन बी चांसेस कि और भी राइटर्स जो आपकी नॉलेज में हो वो भी पूछे जा सकते हैं। बट मैंने अभी अगर लास्ट के 5 to 6 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखे ना, उसमें से ये लिस्ट बनाई है। तो मेक श्योर आप इन सभी राइटर्स को तो 100% प्रिपेयर करो ही करो। ओके।
So next one is Edgar Allan Poe, our American poet. Okay, and इनकी जो poem है The Raven, it is extremely important and he has written mostly the gothic works, जो horror stories लिखी जाती है. Okay, and his work The Fall of the House of Usher and The Mask of the Red Death, they are again very important. The Murders in the Rue Morgue, ये भी आप कर सकते हो because it is considered as the first detective story. Next is Walt Whitman. Okay, ही इज़ अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स. इनकी जो ये पोम है ओ कैप्टन माई कैप्टन, जो इन्होंने लिखी थी अब्राहम लिंकन के लिए जब उनको असैसिनेट कर दिया गया था. तो ही इज़ वेरी लाइक टची पोम. ओके, इसको आप ज़रूर पढ़ना एंड सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, टू फील दैट पेन. हाउ डू यू फील अगर आपका कोई बहुत आइडियल इंसान मर जाए कभी, लाइक pardon my words, but how would you express yourself at that time? Okay, and his other work that is mostly asked in exam is Leaves of Grass. So next person is Emily Dickinson. She is our poet who is mostly, like you can say, she is a housewife. Okay, and वो ज़्यादातर अपने जो उनके वर्क्स थे उन्होंने लिखे, एंड वो पता है सामने कब आए, जब उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद वो ही ज़्यादातर जो वर्क्स थे वो पब्लिश हुए. ओके, सो हर एंड जो इनके जो पोम्स का नाम आप देखोगे ना, वो कभी भी टाइटल नहीं देती थी, एंड इनके पोम्स वो जो पोम का फर्स्ट लाइन होती थी वही उनका टाइटल बन जाती थी. एंड शी यूज्ड टू राइट द पोम्स बाय एडिंग डैशेस. ओके, वो वर्ड्स के बीच में बस डैश 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 लगा देती थी. 2 वर्ड लिखे फिर डैश, 2 वर्ड लिखे फिर डैश. तो अगर इस तरह का कोई पैटर्न आपसे एग्जाम में पूछा गया कि ये पोम किसने लिखी, अगर उसमें आपको डैशेस दिख रहे हैं तो समझ जाना वो एमिली डिकिंसन ने लिखी है. एंड हर 2 important works are Because I Could Not Stop for Death and Hope is the Thing with Feathers. So next up we have is Mark Twain. Again, this is not his real name. I want you to comment in the section what is his real name. Okay, and his 2 important works are The Adventures of Tom Sawyer and The Adventures of Huckleberry Finn. And इनकी dates, इनका पूरा प्लॉट समरी सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि देयर आर चांसेस कि इनसे आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाए. नेक्स्ट इज़ एडमंड स्पेंसर, हमारे एलिजाबेथन टाइम के पोएट है ये. ओके, एंड इनका जो वर्क है द फेरी क्वीन, ये भी उन्हीं को डेडिकेटेड है, एलिजाबेथ को ही. एंड द शेफर्ड्स कैलेंडर, इसके अंदर भी जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं, जैसे 12 कैलेंडर्स का इसमें यूज़ है. ओके, एंड समथिंग लाइक दिस. एपिथेलेमियम वेडिंग पोम है. इसकी कुछ स्टार्टिंग की लाइंस आपसे पूछ ली जा सकती है, तो आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ना है. फेरी क्वीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. नेक्स्ट इज़ अर्नेस्ट हेमिंगवे, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर. इनके जो वर्क है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसके लिए इन्हें मिला है पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन इन 1953. एंड इनके जो ओवरऑल वर्क्स हैं उनको देखते हुए इन्हें मिला है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1954. इनके 2 और जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स है द सन ऑल्सो rises, A Farewell to Arms, and For Whom the Bell Tolls. It is again also important, though I haven't colored it, but आप इसको भी prepare करके जाना. Okay, next is Toni Morrison, our very important writer who has recently won Nobel Prize in Literature in 1993, and she has also won Pulitzer Prize for Fiction in 1988 for her work Beloved. एंड इनके 2 और वर्क्स जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द ब्लूएस्ट आई एंड द सॉन्ग ऑफ सोलोमन. ओके, ये वर्क्स आपको डिटेल में करने ही करने हैं. Next up we have Ralph Waldo Emerson, again American writer we have here, and he has written mostly essays. ओके, ये एसेइस्ट इनको हम बोल सकते हैं, जो इंसान ज़्यादा एसेज लिखते हैं. तो जो नेचर है उसके बारे में ये लिखते हैं. एंड यू नो इन अमेरिका देयर वाज अ मूवमेंट कॉल्ड ट्रांसेंडेंटलिज्म. ओके, इन मूवमेंट्स को हम एक वीडियो में बनाऊंगे जिसमें हम सारी ना ये मूवमेंट्स डिस्कस करेंगे कि किस मूवमेंट में क्या हुआ था, एंड उस मूवमेंट से रिलेटेड कौन कौन से हमारे राइटर्स हैं. तो उससे आपको और ज़्यादा पता चल जाएगा कि अच्छा ये वर्क इस राइटर ने इस मूवमेंट के अंदर लिखा है. ओके, एंड और कोई वर्क इनका इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको नहीं पढ़ना है. 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. जॉन ड्राइडन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ही इज़ अवर सटारिक
पोएट, ओके। ये बहुत ज़्यादा सटायर करना पसंद करते थे। इन्होंने ड्रामा भी लिखा है ऑल फॉर लव, बट इनकी जो ये पोम है मैक फ्लेक नोए, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट इज़ एल्बर्ट कैमू, माई एक्चुअली दी मोस्ट लाइक फेवरेट यू कैन से। इनकी जो आइडियोलॉजी थी लाइफ को लेके कि भाई हाउ लाइफ इज़ एक्चुअली नथिंग बट अ मीनिंगलेस थिंग, ओके। एंड आई ऑल्सो काइंड ऑफ रिलेट टू हिज थिंकिंग कि कैसे हम ना खुद ही खुद मीनिंग निकालते हैं हर चीज़ के अंदर। तो अभी आई विल नॉट गो टू मच इन डेप्थ अबाउट व्हाट ही यूज्ड टू फील अबाउट द वर्ल्ड एंड द लाइफ। आप इनका वर्क द मिथ ऑफ सिसिफस ज़रूर पढ़ना, उससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि एब्सर्डिटी और मीनिंगलेसनेस एंड नाहिलिज्म, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये सब क्या होता है, ओके। इन सब के बारे में यू विल गेट द आइडिया, okay। इनका वर्क द स्ट्रेंजर, द प्लेग, they are also very important, and he has also got Nobel Prize in Literature in 1957. You need to know the dates. Next up we have is Leo Tolstoy. He is from Russia, and इनके ना works almost शुरू से लेके अब तक हर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। वॉर एंड पीस, एना कैरेनिना, दे टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। एना कैरेनिना तो कहीं ना कहीं से ना हमेशा ये नाम मेरे सामने आ ही जाता है। जब स्टार्टिंग में ना मैंने जब इनके बारे में पढ़ा नहीं था, इनके वर्क्स नहीं पढ़े थे, तो जब ये नाम मेरे सामने आता था मुझे लगता है शायद कोई और राइटर है किसी और जगह की, तो इसका नाम इतनी बार आ जाता है। बट धीरे धीरे पता चला कि नहीं, ये इनका एक वर्क है जो इन्होंने एक लेडी के ऊपर लिखा है, और वो किस तरह से अफेयर करती है सोसाइटीज़ के नॉर्म्स को तोड़ करके, ओके। तो आपको ये डिटेल में पढ़ना है क्योंकि ये वर्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज़ सिल्विया प्लाथ। इनको मैं ऐसे याद करती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ना थोड़ी ऐसे डिप्रेस्ड काइंड ऑफ राइटर थी। ये हमेशा डेथ की बातें किया करती थी कि यार आई वांट टू डू सुसाइड एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये लाइफ को थोड़ा अलग हट के नज़रिए से देखती थी, ओके। सो हर मोस्ट ऑफ द वर्क्स आर ऑल्सो they got published posthumously after she died, and her two important works are Lady Lazarus, The Bell Jar, okay. And there was one more which was there in MA in English. I'm not recalling the name, but I will get back to you about Sylvia Plath when we are going to discuss about her biography, okay. So next one is आर्थर मिलर, ओके। इनका जो वर्क है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इसको आपको डिटेल में करना है। बाकी सारे जो थोड़े बहुत है लाइक ऑल माई सन्स, द क्रूसिबल, ओके, द मिसफिट्स, ये आप इनकी क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हैं इफ़ इन केस दे विल बी आस्क्ड, या फिर कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं मैच द फॉलोइंग में कि ये वर्क किसने लिखा है, तो उस टाइम पे आपको इस तरह से याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ E.M. फॉस्टर। इनका वर्क अ पैसेज टू इंडिया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपने MA के टाइम पे भी पढ़ा होगा, राइट। एंड इसको तो डिटेल में आपको करना ही करना है विदाउट एनी डाउट। सभी कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, स्टोरी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ रुडयार्ड किपलिंग, ओके। रुडयार्ड किपलिंग को ना आई पर्सनली डोंट लाइक दैट मच बिकॉज इन्होंने कमेंट किया था दैट इट इज़ अ वाइट मैन्स बर्डन दैट दे हैव टू टीच ऑल द पीपल whom they have colonized how to live, they are not civilized, okay। so kind of उन्होंने इंडियंस के ऊपर भी कमेंट किया था, इंडियंस को देख के ही कमेंट किया था कि यार ये हमारा बर्डन है कि हमें इन लोगों को सिखाना है कि रहते कैसे है। बट वो उनकी थिंकिंग थी, बट एज अ राइटर ही इज़ नॉट दैट बैड पर्सन, तो हमें इनको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो हिज वर्क किम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ इज़ अ पोम, ओके, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है। द जंगल बुक इज़ अगेन काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट, एंड he was the first person who received Nobel Prize in Literature in 1907, okay. Next up is Ben Jonson, okay. He is a dramatist actually, yeah. So his work, Volpone, The Alchemist, they are extremely important, and Every Man in His Humor is also important, okay. And you can prepare his poetry to Celia, ओके। इनके जो स्टार्टिंग की लाइन से लास्ट की लाइन से वो मेनली पढ़ के चले जाना, बट डिटेल में पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है।
So next up we have is V.S. Naipaul. He was from Trinidad and later he moved to United Kingdom. Okay, but he has also written works on Indian trilogy. Okay, तो इन्होंने 3 वर्क्स ऐसे लिखे हैं जो मेनली इंडिया को ही डेडिकेटेड है. राइट, आप, मैं चाहती हूँ कुछ कुछ चीज़ों का ना आप भी मुझे जवाब दो, या फिर जो मैं पूछ रही हूँ ना उनको आप गूगल पे सर्च करके या तो कमेंट सेक्शन में लिखो या फिर कहीं नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है जो मैंने आपसे स्पेशली पूछे हैं ना कि इनका कमेंट में जवाब चाहिए, वो भी कई बार एग्जाम्स में एज इट इज़ पूछ लिया जाता है. ओके, तो मैंने इनकी जो इंडियन ट्रायोलॉजी है वो यहाँ पे मेंशन नहीं की है बिकॉज आई वांट यू टू आंसर मी अबाउट दिस. एंड हिज 3 important works are A House for Mr. Biswas, In a Free State, for which he got Booker Prize, and A Bend in the River. Okay, ये तीनों ही वर्क्स एग्जाम्स में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं. He also got Nobel Prize in Literature in 2001. नेक्स्ट इज़ हेनरी जेम्स एंड इनके जो वर्क है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड द एम्बेसडर, द टर्न ऑफ द स्क्रू, दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ये आपको ज़्यादातर देखने को मिल ही जाता है. नेक्स्ट अप वी हैव इज़ जोसेफ कॉनराड. ओके, इनका जो मैग्नम ओपस है दैट इज़ द हार्ट ऑफ डार्कनेस. ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में. नॉस्ट्रोमो, अंडर वेस्टर्न आइज, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, नॉट इन टू मच डिटेल. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज जॉन ऑसबॉर्न. अच्छा, कुछ कुछ वर्ड्स को आपको देख के ना ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर नहीं लग रहा, ये क्यों लिस्ट में डाला हुआ है. मैंने प्रॉपरली लास्ट के जो 6-7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, वो उठा के एंड ये चीज़ मैच करके कि कौन सा नाम सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, उसके बेसिस पे ये लिस्ट बनाई है. एंड यू विल बी शॉक्ड कि ऐसे राइटर्स जो एक्चुअली शायद हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस ना रखे इंग्लिश में, बट वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो आपको वो यहाँ पे पढ़ने ही पढ़ने हैं. सो जॉन ऑसबर्न इज़ अगेन वन ऑफ दैट नेम. एंड इन ये कौन सी मूवमेंट से जुड़े हैं? एंग्री यंग मैन मूवमेंट से, जिसके अंदर इनका जो सेमिनल वर्क है लुक बैक इन एंगर वो आ जाता है. एंड ये वर्क इनसे काफ़ी, ये वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार हमें देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट इज़ क्रिस्टोफर मार्लो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. आप लोगों को पता है क्रिस्टोफर मार्लो ना शेक्सपियर जितनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ रखते थे. उस टाइम पे कहते थे कि अगर क्रिस्टोफर मार्लो की जल्दी डेथ नहीं होती ना तो शायद आज इंग्लिश लिटरेचर में क्रिस्टोफर मार्लो का नाम शेक्सपियर से भी ज़्यादा बड़ा होता. बट हु नोज़ कि कैसे क्या होता. अनफॉर्चुनेटली ही डाइड यंग. ओके, एंड ही हैज़ ऑल्सो रिटर्न वेरी फेमस प्लेज. उनको ज़्यादा मौका नहीं दिया ज़िंदगी ने, बट जितना भी मौका दिया उसमें भी उन्होंने एक मजबूत छाप ज़रूर छोड़ दी थी. सो ही हैज़ रिटन डॉक्टर फॉस्टर्स, जो हम MA में पढ़ते हैं, राइट. उसकी तो आपको स्टोरी अगर नहीं पता है तो दैट मीन्स यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. डॉक्टर फॉस्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी टू नो कि किस तरह से एक इंसान ग्रीड के पीछे, पावर के पीछे इतना पागल हो जाता है कि अपनी ही लाइफ का सौदा एविल से कर बैठता है. Okay, next is the Jew of Malta, the Edward II, and Hero and Leander. They are also his other important works which you have to prepare, and इनकी क्रोनोलॉजी को आप नहीं छोड़ सकते. अब हम आ जाते हैं वीडियो के एंड में. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड यू आर सेटिस्फाइड, एंड आई होप यू आर सेटिस्फाइड कि आपने जो ये 50 राइटर्स के नेम देखे हैं, इससे अगर आपको कोई और नेम ऐसा है जो आपको लगता है कि इस वीडियो के अंदर होना चाहिए था तो वो भी आप प्लीज़ कमेंट में लिखना. एंड we can discuss कि why that name I didn't add it, or I could have just skipped it by mistake. Okay, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.